बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं ये हमारे साथ BSN फोर्थ सेमेस्टर की पैथोफिजियोलॉजी 2 में से एक टॉपिक है जो कि डाउन सिंड्रोम है। ठीक है, इसका पार्ट फर्स्ट हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी, जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स थे। उसमें से एक पार्ट हमारे साथ ये भी है कि डाउन सिंड्रोम किस चीज़ को कहते हैं, ये कौन सी डिजीज़ होती है, कौन सी सिंड्रोम्स होती है, इसकी साइन एंड सिम्टम्स क्या है, इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या है। ठीक है, इसकी जो काजेज़ वगैरह है, पैथोफिजियोलॉजी है, ये सब हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। नर्सिंग इंटरवेंशन, मेडिकल इंटरवेंशन, नर्सिंग मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट एंड फिर लास्ट में हम इवैल्यूएशन को देखेंगे कि हमारे जो प्रोसेस हमने किया उसका कोई काम आया कि नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। इन तक वीडियो को देख के एंड वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को बहुत जल्द मिल सके, और हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट लेते हैं कि डाउन सिंड्रोम में क्या है। इसके ऑब्जेक्टिव्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे कि एट द एंड ऑफ दिस सेशन द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम किस चीज़ को कहते हैं, ठीक है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, यानी बैकग्राउंड हिस्ट्री, इसकी काजेज़ एंड पैथोफिजियोलॉजी क्या है, जो पोटेंशियली प्रॉब्लम्स आते हैं डाउन सिंड्रोम के साथ तो वो कौन कौन से होते हैं, क्योंकि सिंड्रोम है। सिंड्रोम किस चीज़ को कहते हैं, मल्टीपल डिसऑर्डर जब किसी को हो जाए तो उस दौरान हम कहते हैं कि सिंड्रोम हो गया है। ठीक है, एंड इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है वो हम डिस्कस करेंगे, और इसकी जो स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह है, मैनेजमेंट वगैरह, ये सब हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। इस पार्ट में इसको हम टोटली क्लियरली आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। ये आप लोग देख सकते हैं हमारे साथ जो बच्चा है वो क्या है, उसको डाउन सिंड्रोम हो गया है। अगर डाउन सिंड्रोम की बच्चे को आप लोग देख ले तो उसकी जो आइज़ होती है वो इस शेप की तरफ होते हैं, यानी उसकी जो पलकें होती है वो थोड़ी बारी बन जाते हैं और उसकी आइज़ जो है ना वो झुकी हुई होती है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं थोड़ी उसकी आइज़ जो है ना वो झुकी हुई से होती है। उसकी नोज़ जो है ना वो छोटी सी होती है, माउथ छोटी सी होती है, लेकिन उसकी टंग बहुत बड़ी होती है। ठीक है, ये जो नेक है ना ये छोटा सा नेक होता है, इसमें ज़्यादा बोन जो है ना वो बहुत कमज़ोर होता है, बहुत वीक सा होता है। इसकी हैंड्स जो है ना वो भी बहुत वीक होते हैं और कमज़ोर सी छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, शार्ट होते हैं। बॉडी फिजिक जो है ना वो भी बिल्कुल मतलब वो सही से शेप इसका नहीं होता। ठीक है, और जो पाँव में जो थंब होता है ना और जो सेकंड टॉय है, थंब और सेकंड टॉय के दरमियान बहुत बड़ा स्पेस होता है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और जो इसके मेन साइन एंड सिम्टम है वो ये है हमारे साथ, जो इसके हाथ होते हैं ना, हाथ के पाँव, इसमें एक सीधी सी लकीर होती है, आप लोग देख सकते हैं, जबकि हमारे हाथों की जो लकीरें हैं वो टेढ़े मेढ़े से है, लेकिन इसकी क्या है, बिल्कुल सीधी सी होती है। ये भी आप लोगों ने याद रखने हैं। ठीक है, अच्छा, प्लेटेंट नोज होता है, फेस होता है एंड अपवर्ड स्लेटिंग आइज होते हैं। ये देख लो, इस तरह से आइज होते हैं। इसकी जो बैक हेड होता है ना वो बिल्कुल प्लेट सा होता है, और इन लोगों को ज़्यादातर एलोपेशिया भी होती है। ये स्पेशल चिल्ड्रंस होते हैं, बहुत हज़ारों में से एक बच्चा ऐसा होता है कि उसको डाउन सिंड्रोम होता है। ठीक है, या मिलियन में से एक बच्चे को डाउन सिंड्रोम होता है। और डाउन सिंड्रोम तब होती है जब हमारे साथ एक औरत जो है ना वो बहुत एजड हो जाए और तब उसकी प्रेगनेंसी कंसीव कर ले, यानी 45 ईयर्स के बाद, यानी जब उसकी एज 45 ईयर से हो जाए और 45 ईयर के एज में जब वो प्रेगनेंसी को कंसीव कर ले तो उस दौरान उसकी बच्चे ज़्यादातर डाउन सिंड्रोम होते हैं। व्हाट इज़ डाउन सिंड्रोम? डाउन सिंड्रोम किस चीज़ को कहते हैं? डाउन सिंड्रोम की नेम कहाँ से आया है, थोड़ा इसकी तरफ बात करते हैं। अच्छा, फर्स्ट टाइम ये 1886 में दिखाई दिया था। ठीक है, और किसने इसको देखा था, इसने ये लैंगडन डाउन ने देखा था। पहले इसको जब देख लिया तो ये जो डाउन सिंड्रोम नेम है ये इसको किसने दिया है, ये जो डाउन सिंड्रोम नेम है ये 1886 में एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था लैंगडन डाउन। ठीक है, लैंगडन डाउन एक डॉक्टर था बहुत मशहूर, और उसने इसका नाम दे दिया डाउन सिंड्रोम। और क्यों दे दिया, क्योंकि उसका नाम था लैंगडन डाउन, तो उसने अपने ही नाम से ये डाउन को इसके साथ मिला दिया और नेम दे दिया डाउन सिंड्रोम। ठीक है, पहले ज़माने में लोग इसको क्या कहते थे, इस डिज़ीज़ को ज़्यादातर मंगोलिज्म कहते थे, मंगोलियन आइडियोसी भी कभी कभार कहते थे। ठीक है, एंड 21 ट्राइसोमी भी कहते थे। इसको 21 ट्राइसोमी क्यों कहते हैं,
क्योंकि ऐसा होता है कि नॉर्मल जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना 46 क्रोमोसोम्स होते हैं या 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इसमें से जो 22 क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमारे साथ ऑटोसोमल होते हैं और 1 क्रोमोसोम जो है ना वो 6 क्रोमोसोम होता है। इस 22 क्रोमोसोम्स में जो 21 नंबर क्रोमोसोम है ना उसके ट्राइसोमी हो जाती है, यानी वो 2 चाहिए और आ जाती है 3 क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो जब वो क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा आ जाता है बॉडी में तो बच्चे का जो शेप वगैरह बन जाता है या बच्चे को जो डिजीज़ लग जाती है वो डाउन सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, इस 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी की वजह से 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की रिजल्ट की वजह से हमारे साथ जो बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको क्या होती है, डाउन सिंड्रोम होती है। ठीक है, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। अब 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी क्यों होती है? तो 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी इसलिए होती है कि जब हमारे साथ सेल डिवीजन हो जाता है, ठीक है, ये जो मेटापेज वगैरह है ये सही से हो जाता है, लेकिन एनापेज तक सही से प्रोसेस आ जाता है और उसके बाद जब सेपरेशन हो जाती है सेल्स की, ठीक है, ये जो डिवीजन हो गया है सेपरेशन हो जाती है फिर सेल्स की, तो वही क्रोमोसोम की जब सेपरेशन हो जाती है तो वहाँ पे जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं ना उसकी सेपरेशन नहीं हो जाती और एक साइड पे 2 क्रोमोसोम या 3 क्रोमोसोम चले जाते हैं, यानी 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम चला जाता है और उस 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की वजह से डाउन सिंड्रोम रिजल्ट में आ जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि सेपरेशन नहीं होता होमोलॉगस क्रोमोसोम की, इस वजह से नॉन डिसजंक्शंस हो जाती है और नॉन डिसजंक्शन यानी 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाती है और उस वजह से हमारे साथ रिजल्ट में फिर क्या आती है, डाउन सिंड्रोम आती है। अच्छा, अब यहाँ पे बताया गया है कि डाउन सिंड्रोम किस चीज़ को कहते हैं? डाउन सिंड्रोम इज़ अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर काज्ड बाय एन एरर इन सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन में एरर आ जाए यानी जो 21 नंबर क्रोमोसोम है उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाए तो उसकी वजह से हमारे साथ डाउन सिंड्रोम हो जाता है। द कंडीशन लीड टू एम्पेयरमेंट इन बोथ cognitive ability and physical growth that range from mild to moderate developmental disabilities। ठीक है, बताया गया है कि ये कंडीशन हमारे साथ कॉग्निटिव यानी मेंटली एंड फिजिकली दोनों बंदे को क्या कर देती है, इफेक्ट उस पर डाल देती है और डिसेबिलिटी आ जाती है। पहले माइल्ड होती है फिर माइल्ड से मॉडरेट एंड देन सेवेयर और बंदा जो है ना वो बिल्कुल डाउन सिंड्रोम बन जाता है। Through a series of screening and tests, Down syndrome can be detected before and after a baby is born। ठीक है, अगर बेबी पैदा नहीं हुआ है और प्रेगनेंसी में है तो उस दौरान भी हमें पता चल जाता है, यानी स्क्रीनिंग एंड टेस्ट वगैरह के ज़रिए से हम मालूम कर सकते हैं कि बेबी इज़ डाउन सिंड्रोम। ठीक है, या आफ्टर द बर्थ यानी आफ्टर बर्न जब बेबी हो जाए तो उसके बाद भी हमें पता चल जाता है कि बेबी को डाउन सिंड्रोम हो गया है, यानी दोनों कंडीशन में पता चल जाता है, चाहे वो बिफोर या आफ्टर बर्न हो। इसके बैकग्राउंड की बात करते हैं तो बैकग्राउंड में हमारे साथ क्या है, एक ब्रिटिश डॉक्टर था जिसका नाम था जॉन लैंगडन डाउन, जिससे हमने बात की तो उसने 1866 है, ये मैंने उस टाइम गलत बताया, ये 1866 है। फर्स्ट टाइम उसने ये सिंड्रोम को क्या किया था, डिस्क्राइब किया था। ठीक है, द डिसऑर्डर वाज आइडेंटिफाई एज अ क्रोमोसोम 21 ट्राइसोमी और फिर बाद में 1959 में जो हमारे साथ दूसरा डॉक्टर है जेरोम लिज्यून ने 1959 में मालूम किया कि ये डिसऑर्डर एक्चुअली क्रोमोसोम 21 की ट्राइसोमी की वजह से हो जाती है। ठीक है, ट्राइसोमी आप लोग जानते हैं, ये पिछले वीडियो लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। The condition is characterized by a combination of major and minor differences in structure। बताया गया है कि ये कंडीशन हमारे साथ क्या होता है, जो बच्चे पैदा हो जाते हैं ना उसके जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं और उसके जो स्ट्रक्चर एंड शेप्स वगैरह होती है उसमें से मेजर एंड माइनर डिफरेंसेस आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि बेबी इज डाउन सिंड्रोम। ऑपन डाउन सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विथ सम इम्पेयरमेंट ऑफ cognitive and physical कॉग्निटिव एबिलिटी एंड फिजिकल ग्रोथ एज वेल एज स्पेशल अफेयरेंस। ठीक है, बाकी हमें डाउन सिंड्रोम का पता किस चीज़ से भी चल सकता है, यानी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, जो मेंटली एबिलिटी है, फिजिकल एबिलिटी है, वो सब में ये अफेयरेंस आ जाती है। ये स्पेशल अफेयरेंस जो होती है उसमें इम्फेयरमेंट या जो मतलब डैमेज या हम कह सकते हैं कि उसकी एबिलिटी जो है ना वो एबनॉर्मल सी हो जाती है, तो हमें पता चलता है कि बेबी इज़ डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम की ये कुछ साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं। डाउन सिंड्रोम इज a baby can be identified with
सिंथेसिस, ठीक है। अमीनियोसिंथेसिस किस चीज़ को कहते हैं? जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यानी बर्थ से पहले, जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो फ्लूइड होते हैं ना बेबी के साथ, तो उस फ्लूइड से क्या लेते हैं, उस फ्लूइड से एक सीरम ले लेते हैं और उसका टेस्ट कर देते हैं, बायोप्सी कर देते हैं, और उससे भी हमें पता चल जाता है, उससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बेबी को डाउन सिंड्रोम है कि नहीं। स्मॉल नंबर हैव सीवियर टू प्रोफाउंड मेंटल डिसेबिलिटी, और स्मॉल नंबर में इसको मेंटली डिसेबिलिटी भी हो सकती है, ठीक है, वहाँ पे हमें दिखाई देता है। अच्छा, आप स्टेटिस्टिक एंड इंसिडेंस की बात करते हैं कि कितने बच्चों को ये हो जाती है, और ज़्यादातर कॉमन मेल में है या फीमेल में है, ठीक है। तो ईच ईयर अप्रॉक्सीमेटली 6000 चिल्ड्रंस आर बॉर्न विद डाउन सिंड्रोम। हर एक साल में तकरीबन 6000 तक बच्चे जो है ना वो डाउन सिंड्रोम के में पैदा हो जाते हैं, ठीक है, विद डाउन सिंड्रोम पैदा हो जाते हैं। डाउन सिंड्रोम अकाउंट for about 1/3 of all moderate and severe mental handicap in school age children। और डाउन सिंड्रोम जो है ना ये हमारे साथ हम काउंट जितने भी किए हैं ना, तो तकरीबन 1/3 जो है ना वो मॉडरेट या सीवियर मेंटल हैंडीकैप हो जाते हैं, मेंटली डिस्टर्ब होते हैं या मेंटली एबनॉर्मल होते हैं। जब स्कूल एज में बच्चा पहुंच जाता है ना, तो उसका तब भी जो माइंड होता है वो बिल्कुल छोटा होता है, ठीक है। यानी जो 12 ईयर का बच्चा होता है तो उसका माइंड जो है ना वो 8 ईयर बच्चे की होती है, ठीक है, उसका माइंड बहुत छोटा होता है। The prevalence of Down syndrome worldwide is increased because of increase of lifespan in the last few decades, ठीक है। कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से या कुछ लाइफ स्पैन की वजह से या कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज़ की वजह से जो डाउन सिंड्रोम की बच्चे होते हैं वो वर्ल्ड वाइड में इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। और ये क्यों इंक्रीज़ होते जा रहे हैं? कुछ फ्यू डिकेड्स की वजह से और लाइफ स्पैन की वजह से, वहाँ की इफेक्ट्स की वजह से जो डाउन सिंड्रोम बच्चे हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आया है। द कैरेक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजिक फीचर विल बी ऑब्वियस इन चिल्ड्रन ओल्डर देन 1 ईयर। और जब बच्चा 1 ईयर तक पहुंच जाता है तो उसमें मॉर्फोलॉजिकली यानी जो स्ट्रक्चरली या जो उसकी स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आते हैं, जो करेक्टरिस्टिक दिखाई देते हैं डाउन सिंड्रोम की, तो वो ज़्यादातर 1 ईयर के बच्चे में ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। द मेल टू फीमेल रेशो और मेल टू फीमेल रेशो अगर हम देख लें तो अप्रॉक्सीमेटली ये 1.15 मेल्स में होता है और 1 जो है ना 1 यानी अगर 1.15 रेशो 1 है यानी मेल जो है ना वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी को देखते हैं। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डाउन सिंड्रोम में हमारे साथ क्या है कि एबनॉर्मल फिजियोलॉजिक फंक्शनिंग डिफेक्ट थायराइड मेटाबॉलिज्म एंड इंटेस्टाइन माल एब्जॉर्प्शन। अब क्या होता है, जिसको भी डाउन सिंड्रोम हो गया है, ठीक है, पेशेंट विद ट्राइसोमी 21 हैव इंक्रीज रिस्क विद ओबेसिटी। अच्छा, बताया गया है कि फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन उसको हो जाती है क्योंकि उसके जो इम्यून रिस्पांस होता है ना, जो इम्यून सिस्टम होता है वो डाउन होता है, उसका इम्यून रिस्पांस इतना मतलब सिक्योर नहीं होता, ठीक है, प्रोटेक्टिव नहीं होता। दूसरा एक उसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी हो सकती है क्योंकि उसकी जो अपनी इम्यूनिटी है ना वो उस पर रिएक्शन कर सकती है, ठीक है, और उसको हाइपोथायराइडिज्म भी हो सकती है एंड कुछ ऐसा डिजीज़ जिसको हम हाशिमोटो थायराइड डाइटिस भी कह सकते हैं, यानी जो थायराइड ग्लैंड है उसकी इन्फेक्शन होती है और इस हाइपोथायराइडिज्म के साथ साथ थायराइड इन्फेक्शन भी हो जाता है, तो इस दौरान हम कह सकते हैं कि हाशिमोटो डिजीज़ हो गई है। ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है जो कि हमारे साथ क्या कर देती है, हाइपोथायराइडिज्म काज कर देती है और थायराइड ग्लैंड की इन्फेक्शन भी इसमें इंक्रीज होती है, ठीक है। अच्छा, चिल्ड्रन विद डाउन सिंड्रोम इज प्रीडिस्पोज्ड टू डेवलप ल्यूकीमिया। ज़्यादातर जितने भी डाउन सिंड्रोम के बच्चे होते हैं तो उसमें ल्यूकीमिया होती है, यानी जो वाइट ब्लड सेल्स है उसकी कमी होती है, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स की कैंसर्स होती है ज़्यादातर। और दूसरा ये कि उसको एक डिजीज़ होती है जिसको हम क्या कहते हैं, पार्टिकुलरली ट्रांशिएंट माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स, ठीक है। ये हमारे साथ वो डिसऑर्डर होती है जिसमें जो बोन मैरो होती है ना, बोन मैरो की डिसऑर्डर्स होती है और इसमें जो ये ज़्यादातर डाउन सिंड्रोम बच्चों में अकर होती है, ठीक है। जो न्यू बॉर्न डाउन सिंड्रोम बच्चे होते हैं उसमें ज़्यादातर ये अकर होती है। अच्छा, दूसरा ये कि ल्यूकीमिया की एक अदर टाइप है, ये भी हो सकती है ड्यूरिंग डाउन सिंड्रोम। डिक्रीज बफरिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म प्रोसेस रिजल्ट इन प्रीडिस्पोजिशन
टू हाइपरयूरिसीमिया एंड इंक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस। ज़्यादातर जो बफरिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है वो डिक्रीज हो जाता है, उस रिजल्ट से भी हमारे साथ हाइपरयूरिसीमिया आ जाती है और जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो भी कम हो जाती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि डायबिटिक भी हो सकते हैं डाउन सिंड्रोम बच्चे, ठीक है, उसको ये रिस्पेक्टर भी हो सकती है। मस्कुलोस्केलेटल मैनिफेस्टेशन होती है, ज़्यादातर जो मसल्स की डिजीज़ है वो हो जाती है, यानी जो मसल टून है वो डिक्रीज हो जाना, ठीक है, उसकी मसल टून इतनी ज़्यादा नहीं होती विद डाउन सिंड्रोम, ठीक है। एंड इंक्लूड रिड्यूस हाइट, उसकी हाइट जो है ना वो कम होती है। दूसरा ये कि एटलेंटो जो ये मसल्स होते हैं, ये जो एटलेंटोसिपिटल मसल है एंड एटलेंटो एक्सियल हाइपर मोबिलिटी, इसकी मोबिलिटी जो है ना ये लिमिटेड होती है नॉर्मल लोगों में, लेकिन इन लोगों में ज़्यादा हो जाती है, हाइपर मोबिलिटी हो जाती है, ठीक है। एंड वर्टिब्रल माल फॉर्मेशंस हो जाती है एंड जो सर्विकल स्पाइन है उसकी भी मतलब इसमें भी एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, इसकी भी जो एबिलिटी है वो या हाइपर मोबिलिटी इसमें हो जाती है या इसमें भी मतलब मालफॉर्मेशन आ जाती है, ठीक है। About 5% of patients with Down syndrome have GI manifestation। 5% पेशेंट जो कि डाउन सिंड्रोम के बच्चे होते हैं तो उसको ज़्यादातर GI मैनिफेस्टेशन यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन भी होती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ भी हो जाते हैं, जिसमें हमारे साथ इंक्लूड है ड्यूडिनल एथरीजिया। ड्यूडिनल एथरीजिया जो कि हमारे साथ क्या है, या जो दूसरा डिजीज़ है हर्शस्प्रंग डिजीज़। हर्शस्प्रंग डिजीज़ किस चीज़ को कहते हैं, जिसमें जो ये हमारे साथ एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें लार्ज इंटेस्टाइन की जो नर्व सेल्स होते हैं वो मिसिंग हो जाते हैं, ठीक है। या सीलिएक डिजीज़ हो गया, सीलिएक डिजीज़ में ज़्यादातर बच्चों की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो डैमेज हो जाते हैं और ये ड्यूरिंग डाउन सिंड्रोम होती है। एज डाउन सिंड्रोम इज़ इनहेरिटेड डिसऑर्डर, क्या डाउन सिंड्रोम जो है ना वो विरासती डिसऑर्डर है यानी माँ बाप से कास होती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो डाउन सिंड्रोम होते हैं वो इनहेरिटेड नहीं होती, ठीक है, बल्कि ये सेल डिवीजन की मिस्टेक की वजह से हो जाती है ड्यूरिंग एक स्पर्म या एम्ब्रियो जब वो डेवलपमेंट हो जाती है, तो उस वजह से ये सेल डिवीजन की मिस्टेक हो जाती है और उस वजह से ये कास होती है। ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम जो है ना ये हमारे साथ एक वन फॉर्म ऑफ द डाउन सिंड्रोम या इस डिसऑर्डर का एक फॉर्म है जो कि पास होती है पेरेंट्स से चाइल्ड तक। हाउएवर ओनली अबाउट 4% ऑफ चिल्ड्रन विद डाउन सिंड्रोम हैव ट्रांसलोकेशन, और ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम के बच्चे जो होते हैं वो सिर्फ 4% है, यानी बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो पेरेंट्स से डाउन सिंड्रोम बच्चों तक ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है। और ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम वो टाइप है जो कि पेरेंट्स से बच्चों तक मतलब कास हो जाती है या ट्रांसफ़र हो जाती है। एंड ओनली अबाउट हाफ ऑफ दीज चिल्ड्रन इनहेरिटेड इट फ्रॉम वन ऑफ देयर पेरेंट, ठीक है। और इसमें भी 4% लोगों में भी से एक बच्चा ऐसा होता है जो कि डाउन सिंड्रोम का बच्चा बन जाता है, यानी माँ बाप से उसको इनहेरिटेड हो जाती है, विरासत में मिल जाती है क्या डाउन सिंड्रोम। अच्छा स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं पोटेंशियल प्रॉब्लम विद डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के साथ साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है। तो कंजेनिटल माल फॉर्मेशन हो सकती है जिसमें हमारे साथ एवी कैनाल्स की डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, VSD यानी जो हमारे साथ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स हो गए वो हो सकती है, ठीक है। एंड PDA हो सकती है यानी जो पेटेंट डक्टस एट्रियस होती है, ठीक है, वो डिजीज़ हो सकती है। एंड टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट, टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट जो है ना ये हम किस कंडीशन को कहते हैं, जब हमारे साथ हार्ट की जो नॉर्मल फ्लो ब्लड फ्लो टू हार्ट होती है, ठीक है, वो एबनॉर्मल हो जाए, उस इफेक्ट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट, ठीक है। ये 40% बच्चों में होती है जो कि डाउन सिंड्रोम हो। कंजेनिटल GI माल फॉर्मेशन होती है जैसे कि फाइलोरिक स्टेनोसिस हो गए 12% बच्चों में, ड्यूडिनल एट्रीजिया हो सकती है, ट्रेकोइसोफेजियल पिस्टोलिया हो सकती है, ठीक है, पिस्टोलिया सा बन जाती है, एंड एबनॉर्मल कनेक्शन वगैरह होती है, ठीक है, दूसरे आर्गन के साथ। अच्छा, हाइपोथायराइडिज्म होती है 10 to 20% बच्चों में, एंड विजुअल डिफेक्ट्स जैसे कि आई नज़र वगैरह इसकी एरर हो सकती है 70% बच्चों में, ठीक है। एंड हियरिंग लॉस भी हो सकती है 60 to 90% बच्चों में, ये जो कि माइल्ड भी हो सकती है और माइल्ड से फिर मॉडरेट तक भी चली जा सकती है, यानी बिल्कुल हेयरिंग लॉस या एनलार्ज एडिनॉइड्स, ठीक है। स्लीप एपनिया भी होती है, स्लीप एपनिया यानी बच्चों को
अच्छा, हाइपोटोनिया भी हो सकती है, यानी जो मसल्स होती है उसकी टोन जो है ना वो बिल्कुल वीक होती है या टोन मिसिंग हो जाती है, ठीक है, उसको फिर पता नहीं चलता, मसल टोन जो है ना वो बहुत कमज़ोर होती है, ठीक है। अच्छा, ये तकरीबन 100% बच्चों में होती है। गेट एबनॉर्मेलिटीज़ होती है 15%। शॉर्ट स्ट्रेचर्स यानी जो बॉडी शेप है वो कम होती है, वो छोटी सी होती है, ठीक है, ये 100% बच्चों में। एंड मेंटल रिटार्डेशन फ्रॉम माइल्ड टू मॉडरेट, ये 100% होती है। सीजर जो है ना ये भी 60%। एलोपेशिया हेयर लॉस जो है ना वो 10%। एंड ल्यूकीमिया यानी जो वाइट ब्लड सेल्स की डिसऑर्डर है वो 1% बच्चों में होती है। नॉर्मली साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं, स्लाइड्स के बजाय वैसी ही हम डिस्कस करते हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है कि ग्रोथ प्लेयर हो सकती है, ठीक है, ड्यूरिंग डाउन सिंड्रोम। दूसरा ये कि हेड जो है ना वो प्लेट होगी, मेमोरी जो है ना वो बिल्कुल कम होगी, यानी अगर 20 साल का बच्चा है तो इसकी 8 साल की मेमोरी होगी, ठीक है। ईयर एबनॉर्मेलिटी होगी, जो पेना है वो लार्ज होगी, ठीक है, एबनॉर्मल सी होगी। फोर हेड जो है ना वो चौड़ा सा होगा। आई स्लैंटिंग होगी, यानी जो उसके पलकी है वो बहुत बारी होगी, तो उसके आइज़ जो है ना वो नीचे की तरफ झुकी हुई होगी, ठीक है। टंग जो है ना वो उस पर रेंकल्स होंगे, बड़े बड़े रेंकल्स होंगे और बड़ी टंग होगी, छोटा सा मुंह होगा। हैंड जो है ना वो भी छोटे होंगे। फिंगर टिप्स जो है ना वो भी एबनॉर्मल से होंगे, ठीक है। एंड जो हैंड फॉर्म है उस पर एक सीधी सी लकीर होंगी, जो कि आप लोग देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में, ठीक है। इसी तरह से एक सीधी से लकीर होंगी, ठीक है। हार्ट डिजीज़ हो सकते हैं, जैसे कि हमने बताया कि PDA VPT वगैरह, ठीक है। एंड एबनॉर्मल फिजिक होगी, उसकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल एबनॉर्मल होगी। हर्नियाज में ज़्यादातर अम्बिलिकल हर्निया कॉमन होती है ड्यूरिंग डाउन सिंड्रोम, ठीक है। एंड इंटेस्टाइन ब्लॉकेज हो सकती है, और जो थंब है एंड फिंगर है उसके दरमियान बहुत ज़्यादा गैप होगी, ठीक है, फुट में। अच्छा, यहाँ पे क्या बताया है कि जो स्ट्रक्चर है या जो स्ट्रेचर्स है वो स्मॉल होगी, ठीक है। शार्ट नेक होगी, नज़ल ब्रेड जो है ना वो प्लेट होगी। जो पाम में जो लकीर होती है वो बिल्कुल एक होगी और सीधी से होगी, आप लोग देख सकते हैं, जबकि नॉर्मल में 3 होते हैं और इसी तरह से टेढ़े मेढ़े से होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो टंग होगी वो लार्ज होगी और स्मॉल माउथ होगी। लार्ज स्पेस होगी ड्यूरिंग कहाँ पे, बिटवीन लार्ज एंड सेकंड टॉय, ठीक है, फुट्स में। एंड कंजेनिटल हार्ट इफेक्ट्स होती है। स्पेसिंग एबनॉर्मेलिटी टीथ में होती है, ये भी आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, नेक्स्ट स्लाइड्स में है। हाई आर्क प्लेट, ये भी आप लोग देख लें नेक्स्ट स्लाइड में। मेंटल रिटार्डेशन होती है। मसल्स वीकनेस एंड हाइपोटोनिया, यानी जो मसल्स वीकनेस है, मसल की टून कम होना, ये होगी, ठीक है। ग्रोथ रिटार्डेशन होगी, ग्रोथ कम होगी। ड्वार्फिज्म होगी, ठीक है। एंड स्मॉल नोज होगी और ट्रांसवर्स प्लेमरसीज वगैरह ये होगी, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। ये साइन एंड सिम्टम में यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाई देती है कि क्या होगी, शॉर्ट नेक होगी इसी तरह से, ठीक है। दूसरा ये कि फ्लैट नोज़ होगी, नोज़ को आप लोग देख सकते हैं। ये जो लाइन है ये बिल्कुल सीधी सी होगी, ठीक है, इसी तरह से। एंड लार्ज टंग होगी, छोटा सा माउथ होगी, ठीक है। लार्ज स्पेस होगी टॉयज़ में, ये आप लोग देख सकते हैं। जो स्पेसिंग होगी वो बिल्कुल एबनॉर्मल सी होगी, आप लोग देख सकते हैं इसी तरह से। एंड जो ये फ्लैट्स है ये क्या होगी, आर्क सी होगी, आप लोग देख सकते हैं। एंड दूसरा ये कि स्मॉल नोज होगी, ठीक है। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम है जो कि कॉमनली डाउन सिंड्रोम के बच्चों में दिखाई देता है। आप लोग फिजिकली जब उसको देख ले तो ये सारी साइन एंड सिम्टम उसमें प्रेजेंट होती है। स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस की बात करते हैं, किस तरह से हमें पता चलता है कि बच्चा डाउन सिंड्रोम है, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या कर देते हैं, उसकी पेरेंटल स्क्रीनिंग कर देते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम उसकी मदर की स्क्रीनिंग कर देते हैं, ठीक है। कम्बिनेशन ऑफ मैटरनल सीरम बायोमार्क एंड अल्ट्रासोनोग्राफी कर देते हैं, और उससे हमें 95% ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पता चलता है कि बच्चा इफेक्टेड है डाउन सिंड्रोम के साथ, ठीक है। दूसरा ये कि हमारे साथ लोकल ट्रांसलोकेंसी टेस्ट करते हैं, जिसको हम लोकल ट्रांसलोकेंसी स्कैन भी कह सकते हैं, एंटी स्कैन भी कह सकते हैं, ठीक है। उसमें यह होता है कि बच्चे की जो फीटल की जो डॉर्सम पे क्या होती है, जो फ्लूइड होती है, क्योंकि उस फ्लूइड की अमाउंट को हम देखते हैं, और ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम 11 to 14 वीक्स में, ठीक है, इसका पता चलता है। उस दौरान हम देखते हैं और बच्चे को असिस्ट करते हैं कि बच्चे की कुछ जेनेटिक सिंड्रोम तो नहीं हो गया है, और इससे 70% बच्चा जो है ना उसका पता चलता है, एक्यूरेटली रिजल्ट आता है कि बच्चा जो है ना वो डाउन सिंड्रोम है, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अमाइनो सिंथेसिस करते हैं। अमाइनो सिंथेसिस जो है ना, ये जो फ्लूइड होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, बच्चे के इर्द गिर्द, तो उसका हम टेस्ट कर देते हैं, और ये टेस्ट हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 14 to 16 वीक्स में कर देते हैं,
हैं, ठीक है, रूटीनली परफॉर्म कर देते हैं और उससे हमें पता चलता है, डायग्नोस होता है कि 95.5% एक्यूरेटली रिजल्ट आता है कि बच्ची का जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है या उसको डाउन सिंड्रोम हो गया है, ठीक है, या 21 ट्राइसोमी है। क्रॉनिक वेलियस सैम्पलिंग हम किस तरह से करते हैं, ये हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 10 to 13 वीक्स में फाइंड कर देते हैं और उस दौरान हमें पता चलता है कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम हो गया है और इसमें रिस्क फैक्टर एक ये है कि फीटल की लॉस हो सकती है आफ्टर दिस प्रोसीजर, ठीक है। जब ये प्रोसीजर हम कर देते हैं तो बाद में फिर ये रिस्क फैक्टर हो सकती है, यानी 0.5 to 1% ये रिस्क फैक्टर है कि बच्चे की लॉस हो सकती है। नर्सिंग डायग्नोसिस की तरफ आते हैं तो नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या है, यानी अगर एक बच्चा है हमारे साथ और वो डाउन सिंड्रोम है तो उसका हम नर्सिंग डायग्नोसिस किस तरह से करेंगे। डिलेड ग्रोथ, अगर उसकी ग्रोथ जो है ना वो डिलेड हो रही है तो ये हमारे साथ एक साइन एंड सिम्टम है किस चीज़ का, डाउन सिंड्रोम का, ठीक है। डेवलपमेंटल रिलेटेड टू एम्पेयरेबिलिटी एंड अचीव डेवलपमेंटल रिस्क। सेल्फ केयर डिफिशिएंसी, उसमें सेल्फ केयर डिफिशिएंसी नहीं है, मतलब अपना सेल्फ जो है ना उसकी केयर नहीं कर सकती, बाथिंग एंड हाइजीन, ड्रेसिंग, फीडिंग, टॉयलेटिंग वगैरह इसकी सही से हाइजीन नहीं कर सकती, तो इसका मतलब ये है। और दूसरा ये कि अच्छा, और ये सब अगर नहीं कर सकती तो इसका मतलब ये कि उसको क्या हो सकती है, कॉग्निटिव एम्पायरमेंट हो सकती है, ठीक है, उस वजह से, यानी मेंटल डिसऑर्डर्स की वजह से जो अपना सेल्फ केयर नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये भी एक साइन एंड सिम्टम है किस चीज़ का, डाउन सिंड्रोम का। अगर ये भी दिखाई दे तो हम डायग्नोस कर सकते हैं कि बच्चा डाउन सिंड्रोम है, ठीक है। इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन, उसका वर्बल कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, तो इससे भी पता चल जाता है, उसका वर्बल एक्सप्रेशन से भी पता चल जाता है कि बच्चा डाउन सिंड्रोम है। एंड उसकी जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत कम हो गया है, ठीक है, तो इस वजह से रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होती है और उसकी मसल्स टून भी बहुत कम है, ठीक है, वो भी वीक हो गए हैं, डिक्रीज हो गए हैं, तो इसकी वजह से भी उसको इन्फेक्शन की रिस्क हो सकती है। अच्छा, नर्सिंग इंटरवेंशन की अब बात करते हैं। एक बच्चा आया है और वो डाउन सिंड्रोम है, तो उसके लिए हम क्या इंटरवेंशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर बात करें नर्सिंग इंटरवेंशन की एक डाउन सिंड्रोम बच्चे के लिए, तो हमारे साथ क्या है कि उसको सही से खुराक प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, प्रोवाइड रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन, ठीक है, असिस्ट द चाइल्ड एबिलिटी टू स्वालो, उसकी स्वालो एबिलिटी को हम असिस्ट करेंगे कि वो स्वालो कर सकती है सही से कि नहीं। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द प्रॉपर वे टू गिविंग फूड, और उसकी जो मदर होती है उसको सही तरीके से उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि किस तरह से इसको अपने खुराक देना है, कौन सा न्यूट्रिशन देना है और किस प्रोसेस से लेना है, ठीक है। एंड प्रोवाइड गुड न्यूट्रिशन काउंसलिंग, और उसको गुड न्यूट्रिशन काउंसलिंग भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। एंड फ्रिक्वेंट कंसल्टेशन आर मस्ट, ठीक है, उसको क्या करेंगे, उसको कंसल्टेशन देंगे कि किस तरह से उसके मतलब उसके पेरेंट्स को इनकरेज करेंगे कि उसकी चाइल्ड की जो हेयरिंग एंड विजन मतलब एबिलिटी है उसको रेगुलरली चेक करें, ताकि उसका पता चले कि उसकी हेयरिंग लॉस तो नहीं हो रही है या विजन कम तो नहीं हो रही है, ठीक है। असिस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाउन सिंड्रोम, एजुकेट द पेरेंट अबाउट डाउन सिंड्रोम एंड द केयर ऑफ चाइल्ड विद द डिसीज़, ठीक है। पेशेंट के जो मदर्स होते हैं उसको या जो पेरेंट्स होते हैं उसको एजुकेट करेंगे कि ये डिजीज़ किस तरह से होती है, ठीक है, और दूसरा ये कि किस तरह से इस बच्चे के अब आप लोगों ने केयर करना है। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड मोटिवेशन, उसके फैमिली को, उसकी जो केयर वर्कर है, जो केयर गिवर है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे इमोशनली एंड मोटिवेशनली, ताकि वो ट्राई करे कि अपने बच्चे को स्ट्रॉन्ग एंड गाइडेंस दे, एक अच्छी तरीके से अपने बच्चे को पैदा करे, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट की तरफ देखते हैं तो हम क्या मैनेज करेंगे, उसकी जो ग्रोथ है उसको हम मॉनिटर करेंगे कि उसमें डेवलपमेंट आ रही है कि नहीं, ठीक है। दूसरा ये कि उसकी कार्डियक फंक्शन को असिस्ट करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर ये डिसेबिलिटी आती है ड्यूरिंग डाउन सिंड्रोम, ठीक है। जो हार्ट फंक्शन है या हार्ट डिजीज़ है वो ज़्यादातर हो जाते हैं। जीआई फंक्शन को मॉनिटर करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा कि जीआई प्रॉब्लम्स भी होते हैं ड्यूरिंग डाउन सिंड्रोम, ठीक है। हियरिंग एंड विजुअल असेसमेंट करेंगे, गेट एब्नॉर्मेलिटी, स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ एंड सीजर्स को भी मैनेज करेंगे। इवाल्युएशन को देखते हैं तो अगर एक बच्चा है डाउन सिंड्रोम के साथ आया था तो अब हम देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस आए हैं आफ्टर ट्रीटमेंट, आफ्टर मैनेजमेंट, ठीक है। द चाइल्ड वाज एबल टू परफॉर्म मोटर, सोशल एंड और एक्सप्रेसिव स्किल टिपिकल ऑफ एज ग्रुप विद द स्कोप ऑफ द प्रेजेंट कैपेबिलिटीज़, ठीक है। जो पेशेंट हमारे साथ आया था उसमें ये एबिलिटीज़ नहीं थे, अब हम मॉनिटर करेंगे कि उसमें ये एबिलिटी आई है कि नहीं है। द चाइल्ड परफॉर्म सेल्फ केयर एंड सेल्फ कंट्रोल एक्टिविटीज़ अप्रोप्रिएट फॉर एज, उसके एज के साथ साथ जितनी एक्टिविटी वो अपने आप
के लिए मतलब परफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं, उन्हें जैसे कि सेल्फ केयर हो गया, सेल्फ कंट्रोल, तो वो भी देखेंगे। एंड द चाइल्ड वाज एबल टू इस्टेब्लिश एंड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। और उसके बाद जब हम ये सारा मैनेजमेंट करेंगे तो हमारे साथ जो बच्चा आया था वो एबल होगा कि वो कम्युनिकेशन करेगी, ठीक है, सही तरीके से अपना जो नीड एक्सप्रेशन है वो जाहिर करेगी कि मुझे क्या चाहिए इस वक्त, ठीक है। द चाइल्ड वाज एबल टू अचीव टाइमली वाउंड हीलिंग। और चाइल्ड को अगर कोई जख्म वगैरह लग जाए तो वो एबल है कि नहीं, उसका जो इम्यून सिस्टम है वो सही हो गया है कि नहीं, कि उसकी वाउंड हीलिंग अपने टाइम पे हो जाए, ठीक है। बी फ्री ऑफ एंड एरिथमिया रेडेंस वगैरह तो नहीं हो रही है, ठीक है, उसकी जख्म ठीक हो रही है कि नहीं, एंड एपिब्राइल हो गया कि नहीं। तो चलो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा जो डाउन सिंड्रोम था वो ख़त्म हो गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में या इसके कमेंट सेक्शन में मैं आप लोगों को बहुत जल्द इसका जवाब दूंगी, ठीक है। तो यहाँ तक जो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।